अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम आए अपने नए नावल के साथ। ये एक ही वीडियो में आपको मुकम्मल नावल मिल जाएगा। बहुत छोटा सा मैंने लिखा था। तो चलें शुरू करते हैं। गुलनाज, तुम कितनी खूबसूरत हो। जब जब मुझे लगता है कि आज तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन उससे अगले दिन तुम मेरी सोच को गलत साबित कर देती हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी किसी का मुकद्दर नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि खुदा ने मुझे दुनिया में ही जन्नत दे दी हो। मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। खुशी से भरपूर अंदाज में वो इंसान अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम मिले और आज हम एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अपनी ब्लैक साड़ी का पल्लू हटाकर वो अपने दो आतिशा हुस्न के साथ उसके सामने आई। आओ जान, आज हम अपने बीच की हर दूरी को मिटाकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। गुलनाज ने खुमार आलूद लहजे में उसे अपनी तरफ बुलाया और वो जो पहले ही उसके हुस्न और जमाल का गर्विदा था, गुलनाज के इस अंदाज पर फिदा होते हुए उसके पास आया। एक पल उस हुस्न और जमाल की मूरत के हुस्न अपनी आंखों में बसा और फिर आहिस्तगी से इस पर झुककर गुलनाज के होंठों को अपनी कैद में लिया और शिद्दत से अपनी शिद्दतें उस पर लुटाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने और इसके बीच के हर पर्दे को गिराकर पूरी तरह उस पर हावी हो गया। रात के 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे जब गुलनाज ने उस वजूद को अपने ऊपर से हटाकर एक तरफ किया और उसके सर पर हाथ रखकर कुछ तेज तेज पढ़ने लगी। तकरीबन 2 मिनट यही अमल दोहराकर वो उसकी रान के पास आई, जहाँ एक मखसूस कुदरती निशान था। इस निशान को देखते ही गुलनाज की आंखों में शैतानी चमक उभरी। जल्दी से उस निशान पर अपनी उंगली और अंगूठे को एक ख़ास अंदाज में बिठाकर कुछ पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रही थी, वैसे वैसे अपने असली रूप में आते हुए उसका हसीन और जमील रूप एक भयानक चुड़ैल का रूप इख्तियार करने लगा। और 12 बजने से 10 सेकंड पहले उसका अमल मुकम्मल हुआ और वही निशान जो उस लड़की के वजूद पर था अब उसके हाथ के बाईं तरफ मौजूद था, जिसे देखकर खुशी से उसका कहकहा बुलंद हुआ जो इस खंडर हवेली के दरो दीवार को हिला गया। फिर एकदम उसने हाथ हवा में बुलंद किए और एक सफ़ेद चमकता हुआ चांदी का खंजर बरामद किया और फिर बिना किसी देरी के बहुत बेदर्दी से वो खंजर उस वजूद की पीठ में घूम दिया। जैसे ही उसने वो खंजर बाहर निकाला, उस खंजर पर लगा खून अपने आप उस खंजर में जज्ब हो गया, जिसे देखकर एक पल के लिए गुलनाज के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए दोबारा से उस खंजर के साथ हाथ को हवा में बुलंद किया। आंखें बंद करके कुछ पढ़ते ही वो खंजर दोबारा हवा में तहलील हो गया। 6 पूरे हुए, अब बस एक बाकी रहता है, वो भी जल्द बलि चढ़ाकर मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी और बेशुमार ताकत की मालिक बन जाऊंगी। शीशे के सामने खड़े होकर सुर्ख रंग की लिपस्टिक से अपने गुलाबी गुलाबी होठों को रंगते हुए वो गुनगुनाने में मसरूफ़ थी। तभी किसी ने उसे पीछे से अपने हिसार में लिया। अगर इतनी जल्दी थी मेरे पास आने की तो मुझे पहले ही बता देती। मैं बिना रुखसती के यूं ही आपको अपने कमरे तक ले जाता। मुझे लगा आपकी कुर्बत के लिए बस मैं ही बेताब हूँ, मगर जहाँ तो मुझे लगता है आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। उसके कंधे पर अपने लब रखते हुए अहद ने उसकी कमर के जिप को खोला। नीचे से उसकी कमर की नरमाई को अपने दोनों हाथों से महसूस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ कंधों पर आए। अपने दोनों हाथों से उस कांधों पर हल्का सा वजन देकर खनक को हल्का सा नीचे झुकाया और उसकी कमर के बीच में मौजूद दिल पर अपने लब रख दिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए इसने अब्रू उठाकर पूछा और अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालने की कोशिश की। प्यार कर रहा हूँ जाने जाना, तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ तुम्हारा साजन तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। एक बार फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अहाद ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की। जी नहीं, मुझे पता है आप यहीं हो और ज़्यादा मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा सोचा भी तो मैंने आपके बाबा को बुला लेना है, फिर इन्हें जवाब देते रहना। रुखसती के 3 दिन पहले आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, जबकि आपको सख्ती से मना किया गया है कि जब तक मेरे यहाँ से रुखसत होकर अपने कमरे में नहीं आ जाती तब तक आपका मुझसे मिलना मना है। कोई अपशगुन हो जाएगा। कोई अपशगुन नहीं होता। मैं नहीं मानता ये सब कहने की बातें होती हैं, वरना बस दिल मिलने चाहिए, बाकी कोई शगुन और अपशगुन नहीं होता।
तुम्हें क्या लगता है ये सब बकवास बातें होती हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मिस्टर आधे हस्बैंड आपको गलत लगता है। ऐसा होता है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े कुछ गलत नहीं कहते। समझ आई बात? ओके, ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन पहले एक किस दे दो फिर। जी नहीं, कोई किस नहीं है मेरे पास। जाएं, 3 दिन बाद आइएगा मेरे पास, फिर सोचूंगी आपको किस देनी है या नहीं। ओहो, ऐसी बात है तो डार्लिंग एक बात समझ लो कि, ओ डार्लिंग ऐसी बात है तो एक बात समझ लो, किस मैं अभी लेकर जाऊंगा। और जहाँ तक तीसरे दिन की बात है तो उस दिन तो मैं तुम्हारी एक नहीं चलने देनी। अपने सारे हक उस दिन मैं सूद समेत वसूल करूंगा, और फिर तुम्हारी ये छोटी छोटी धमकियाँ धरी के धरी रह जाएंगी जब मैं पूरे हक से तुम्हारी रूह में आ बसूंगा। अब तुम शराफत से मेरे करीब आओ और मुझे एक किस करने दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आओ यहाँ। बेड के किनारे पर बैठते हुए उसने उंगली के इशारे से खनक को अपने करीब बुलाया। इसके इस तरह हुक्मी अंदाज पर वो मुंह बनाती उसके करीब आई और उसके पास बेड के किनारे पर बैठ गई। जब ही अहद ने झटके से उसे अपनी बाहों में कैद करके बेड पर लिटाया, खुद इसके ऊपर आकर खनक के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में भरकर कुछ पल उस हसीन चेहरे के नकुश को आंखों में जज्ब करते हुए अपने दहकते लब उसकी पेशानी पर रखे। क्या सच में तुम अनजान हो मेरी मोहब्बत से, मेरी पल पल की तड़प की तुम्हें कोई खबर नहीं? उसके चेहरे के एक एक नकुश को दीवानावार चूमते हुए वो उससे अपनी तड़प और मोहब्बत का इजहार करने लगा। कुछ पल उसके नर्म और नाजुक गुलाबी पंखड़ी जैसे लबों को सुर्ख लिपस्टिक से सजा देख, फिर अंगूठे से लिपस्टिक साफ करते हुए वो इस पर झुका और पूरी शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में कैद किया और दीवानावार अपनी शिद्दतें उस पर लुटाते हुए वो खनक की सांसों के साथ धड़कनों को भी दरहम बरहम कर गया। अपने आप को सैराब करते हुए उसे खनक का ख्याल आया तो सरहद से पीछे होकर इसके चेहरे की तरफ देखा, जो लंबे लंबे सांस लेकर अपनी सांसों को बहाल करते हुए बेतरतीब धड़कनों को संभालने में लगी थी। बस इतने में बस हो गई मेरी जान, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। चलता हूँ, कल के अपने की तैयारी भी करनी है और अपने डैड को भी अपना दीदार करवाना है, जिनकी नज़रों से मैं कुछ पल के लिए भी दूर हो जाऊं तो वो मुझे किसी रांझे की तरह ढूंढने में लग जाते हैं। आज तो मलका आलिया को अच्छा सबक सिखाया, अब कल तक मेरा दिन सुकून से गुजरेगा। बेड पर औंधे मुँह गिरते हुए इसने खुद को दाद दी और आंखें बंद करके एक बार फिर खनक के लम्स को अपने होठों पर महसूस किया। अल्लाह तौबा, कैसी जादूगरनी बीवी मिली है मुझे। अभी अभी उसके करीब से आया हूँ और अभी भी ये दिल इसके पास जाने को मचल रहा है। अगर मेरा यही हाल रहा तो पक्का डैड मुझे पागलखाने भिजवा देंगे। 3 दिनों बाद वो तेरे पास होगी, तेरी बाहों में होगी, फिर उससे सारे हिसाब किताब पूरे करना जितना वो तेरे दिल और दिमाग पर सवार होकर तुझे तंग करती है, फिर उससे ज़्यादा उसे तंग करना। जैसे तुझे उसकी वजह से सारी रात नींद नहीं आती, वैसे ही तू भी उसे सोने नहीं देना सारी रात। दिल में ख्वाब सजा और दिमाग में आगे का सोचते हुए उसने तकिए को खुद में भींचा और आंखों में खनक की तस्वीर को बसाया। उसने आंखें मूंद ली, लेकिन फिर जो मंजर आंखों के आगे से गुजरा अहद को होशो हवास से बेगाना कर दिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतना डरावना ख्वाब, या अल्लाह, ऐसे ख्वाब तो मुझे बचपन में आते थे, लेकिन जब से बाबा ने तावीज़ दिया था मुझे ये ख्वाब आना बंद हो गए थे। अपने गले में हाथ डालकर उसने तावीज़ को महसूस करना चाहा, लेकिन वहाँ कुछ भी ना पाकर वह एकदम बौखला उठा। ये कैसे हो गया? मेरा तावीज़ कहाँ चला गया? परेशानी से अपने बेडरूम की हर चीज़ को उथल पुथल कर बखेरते हुए इसने अपना तावीज़ ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई। उसे अपने कमरे में तावीज़ का नामो निशान तक न मिला। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ दिनों बाद 25 साल का होने वाला हूँ। बाबा के मुताबिक 25 साल का होने से पहले वो तावीज़ मेरे गले से नहीं उतरना चाहिए था, वरना मेरी जान को खतरा है। अब मैं क्या करूँ? कितनी मुश्किल से मुझे 7 दिन अंधेरे कमरे में रख कर पापा ने वो तावीज़ बनाया था और साथ ये भी कहा था कि ये तावीज़ बस एक बार मिलेगा, अगर मैंने उसे गुम कर दिया तो मेरी ज़िंदगी में खतरे बढ़ जाएंगे और फिर मुझे बचाने के लिए वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। घबराते हुए वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था और गुलनाज पानी में ये मंजर देख कर जोर से हंसी। मेरे आखिरी शिकार, तुम क्या जानो, तुमसे वो तावीज़ दूर करने के लिए मैं कब से मेहनत कर रही हूँ, पर चलो शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। तुम्हारे 25 साल का होने से पहले मैंने वो तावीज़ तुमसे दूर कर ही दिया। अब बस मुझे तुम्हारी उस मनकूहा को हर रात सुला कर रखना है। अगर वो तुम्हारे 25 साल का होने से पहले तुम्हारे करीब आ गई तो मेरे आज तक के किए कराए पर पानी फिर जाएगा और फिर मेरी जान को खतरा लाहक हो जाएगा।
अब तुम तो मेरे जाल में फंसी जाओगे, क्योंकि गुलनाज चीज़ ही ऐसी है। अपने आप को एक खूबसूरत लड़की की शक्ल देते हुए आईने के सामने आकर वो ज़ोर से हंसी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाथ में पकड़ी सफ़ेद तस्वीर, बेदाग सफ़ेद कपड़े, पुरनूर चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी में वो बारिश बुजुर्ग जो कि आंखें बंद करके अपने विरद में मसरूफ़ था, अचानक से कुछ नजर आने पर एक झटके से उठा। क्या इस लड़के से वो तावीज़ खो गया है? अगर ऐसा है तो बरसों से अपने मकसद को पूरा करने के लिए न जाने कितने मासूमों की जान लेने वाली वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। मुझे रज़ा फंदे से पूछना होगा, क्या वो तावीज़ अभी भी उनके बेटे के गले में मौजूद है, या फिर मेरा शक सही है? मुझे कल ही उनके घर जाना होगा और सारे हालात का जायज़ा लेना होगा। दिल में सोचते हुए उन्होंने एक बार फिर आंखें खोली और एक बार फिर अपने विरद में मसरूफ़ हो गए। हल्के पीले जोड़े में फूलों के ज़ेवरात पहने हुए कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी। आहत जो कि कुछ काम से इस तरफ आया था, खनक को देखते ही अपनी जगह जम गया। दिल उछल उछल कर उसके पास जाने की, उसे छूने की ख्वाहिश करने लगा। उपटन की रस्म तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अपने सारे दोस्तों के झुरमुट में बैठकर वो न जाने किस बात पर मुसलसल खिलखिला रही थी। मिसेस आहत, रज़ा, तैयार रहना, आज शाम तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कितना तड़पाती हो मुझे, अब थोड़ा सा हक तो मेरा भी बनता है। थोड़ा सा क्यों, मेरा तो पूरा पूरा हक बनता है। अपने दिमाग में सोचते हुए उसने मुस्कुराकर सामने बैठी खनक को देखा, और तभी सब लड़कियों ने उपटन के बाउल में से हाथ भर कर उपटन उठाया और खनक को पूरी तरह से उपटन में भर कर भूतनी बना दिया। आहत को इसकी हालत देखकर हंसी तो बहुत आई, लेकिन अपनी हंसी दबाते हुए वो सरहद से बाहर निकल गया। नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं इन चुड़ैलों को। एक तो इतनी सर्दी है, ऊपर से मुझे उपटन से नहला दिया। अपने जिस्म से उपटन साफ करते हुए वो अपनी सारी सहेलियों को मन ही मन सलवाते सुनाने में मगन थी। जल्दी जल्दी नहाकर अपना नाइट ड्रेस पहना, फ़ौरन बिस्तर में दुबक गई। कमरे में हीटर की गर्माइश थी, लेकिन बिस्तर में गर्माइश होने का नामो निशान तक न था। काम काम कर उसका बुरा हाल हो गया। अल्लाह जी, आज मुझे बचा लो बस। कल को मुझे इस हाल तक पहुंचाने वालियों को मैं आपके पास पहुंचा दूंगी। कपकपाते होठों से उसने आसमान की तरफ मुँह कर इल्तिजा की। तभी किसी ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया। खुद को गरम गरम बाजुओं के हिसार में महसूस कर लब अपने आप मुस्कुरा उठे। चेहरा मोड़कर अहद की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। सर्दी लग रही थी तो मुझे आवाज़ दे देती। उसके नम बालों को एक तरफ करके उसकी गर्दन को अपने होठों से छुआ। जी नहीं, मुँह धोकर रखें। नाक चढ़ाते हुए वो थोड़ा सा खिसक उससे दूर हुई। मुँह धोकर ही आया हूँ जान, आखिर तुम्हें मुँह जो लगाना है। उसकी शहरक पर उंगली फेरते हुए उसने एक हाथ से उसकी कमर की जिप खोली। अपनी जिप खुलती महसूस कर खनक की रीढ़ की हड्डी सनसना गई और वो बिजली की तेज़ी से आहत की बाहों का हिसार तोड़कर दूर हुई। क्या कर रहे हैं आप? घबरा कर हैरत से उसने पूछा। वही जो दो प्यार करने वाले मियाँ बीवी करते हैं। यार क्यों दूर हो गई हो, चलो इधर वापस आओ। मुझे तुम्हें महसूस करना है, ताकि 2 महीनों से मेरे तड़पते दिल को थोड़ा सा करार आए। कितना रिस्क लेकर आया हूँ मेरे पापा, और तुम्हारे बॉडीगार्ड को चकमा देना अब इतना आसान काम भी नहीं है। मुँह बनाकर कहते हुए उसने खनक को एक बार फिर अपनी तरफ खींचा और उस बेड पर लिटाकर शर्ट को कंधों से नीचे सरका कर वहाँ अपने दहकते लब रख दिए। कंधे से होते हुए उसके होंठ पुरशिद्दत अंदाज में शहरक को छूने लगे। हाथ देखें प्लीज़, 2 दिन बाद मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी, अभी आप जाएं। अगर किसी ने देख लिया तो 1000 बातें बनेंगी। उसकी बढ़ती शिद्दतों को महसूस कर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। खुमार आलूद आंखें उठाकर एक पल उसने खनक के घबराए चेहरे की तरफ देखा। कुछ नहीं बोलेगा, बीवी हो तुम मेरी, मेरा पूरा हक बनता है तुम पर, और इस रुखसती वगैरह को मैं नहीं मानता, ज़िद्दी लहजे में कहता हुआ उसके होंठों पर झुका और पूरी शिद्दत से अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। लंबी लंबी सांस लेकर खनक ने आंखें बंद कर ली। वो जानती थी अब वो जिद पर आ गया है, और अपनी जिद मनवाने का वो बचपन से ही बहुत पक्का था। 5 मिनट बाद वो बाहर से आती पुकार ने खनक को कहकहा लगाने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसके इस तरह कहकहा लगाने पर आहत ने घूर कर उसकी तरफ देखा। ऐसे नहीं देखें, जहाँ पनाह जाएं, आपका बाहर बुलावा आया है। हंसी जब्त करने की नाकाम कोशिश करते हुए इसने बमुश्किल कहा, देख लूँगा मैं तुम्हें भी और अपने डैड को भी। मुँह बनाकर वो दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ गया। टिक 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 की आवाज़ के साथ जैसे ही घड़ी की तीनों सुइयां 12 के हिस्से पर आकर की, आहत के कमरे की खिड़की अपने आप एक झटके से खुल गई और सोए हुए आहत के कानों से एक मदहोश
देने वाली धुन आकर टकराई। एकदम अपनी आंखें खोलकर आहत एक ट्रांस की कैफियत में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा चलते हुए मेन गेट के पास आकर रुका। नजरें घुमाकर नींद में मगन वॉचमैन की तरफ देखा और फिर एक नज़र गेट की तरफ। देखते ही गेट बिना आवाज़ के खुलता चला गया। जैसे जैसे उस धुन की आवाज़ बढ़ रही थी वैसे आहत के कदमों की रफ्तार तेज़ हो रही थी और वो तेज़ी से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक जंगल के बीचों बीच वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के सामने आकर रुका और अंदर से निकलकर एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो एकदम वहीं रुक गया और फिर वही खूबसूरत लड़की यानी इसके मुकाबले आकर रुकी। यहाँ क्यों रुक गए जहाँ बनाए? अंदर आए, हमें आपका कितनी बेसब्री से इंतज़ार है, ये शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे। अपने हाथ की उंगली के नाखून से आहत के माथे से गाल पर लकीर खींचते हुए उसने मानीखेज अंदाज में कहा और उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। आए, यहाँ बैठे। एक तरफ गोल बेड पर उसे बैठने का इशारा करते हुए उसकी तरफ देखते हुए वो मुँह में कुछ पढ़ते हुए उसके बाएं जानिब आए और गुलनाज ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ सरकाना शुरू किया। हम आपका इतने बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आप भी हमारे इंतज़ार में थे? उसके शानों के गिर्द अपने दोनों हाथ फैलाकर उसने आहत के कान में सरगोशी की। साकत बैठे आहत के दिल को अचानक कुछ हुआ। इसका दिमाग भले ही गुलनाज के कब्जे में था, लेकिन इसका दिल तो सिर्फ खनक की पुकार करने में लगा हुआ था। हाँ खनक, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कब आओगी मेरे पास? गुलनाज ने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था इसने किसी को अपने काबू में किया हो और वो गुलनाज के मतलब की ज़ुबान बोलने के अलावा कुछ और बोला हो। शदीद गुस्से में उसने एक बार फिर हाथ हवा में बुलंद किया और वही चमकदार खंजर एक बार फिर बरामद किया। लेकिन जैसे ही गुलनाज ने आहत पर वार करने के लिए उस खंजर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाही, उस खंजर ने अपने आप घूमकर गुलनाज के बाजू पर एक गहरा कट लगाया और उसी के साथ गुलनाज की एक दिल खराश चीख इस महल में गूंज उठी। दर्द, तकलीफ और गुस्से से उसने खंजर की तरफ देखा और जल्दी से कुछ पढ़ा, जिससे वो खंजर एक बार फिर हवा में तहलील हो गया और उसी के साथ गुलनाज के सामने एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। खूबसूरत सफ़ेद लिबास में एक इंतहा की खूबसूरत परी ने एक नज़र गुलनाज की तरफ देखा। तुम्हें शायद पता नहीं है गुलनाज, ये खंजर कोई आम खंजर नहीं जिसे तुम कभी भी निकाल कर किसी पर भी वार कर दोगी। ये हमारा खंजर है, ये वक्त से पहले कुछ नहीं करता। और हाँ, जो तुम्हारे सामने बैठा है ये भी कोई आम शिकार नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। ज़रा देखो, इसकी आंखों में तुम्हें मोहब्बत का एक जहान नज़र आएगा। तुम लोगों के दिमाग को कब्जे में ले सकती है मगर दिल को नहीं। और जिस दिल में मोहब्बत हो वो दिल चाहकर भी कम से कम तुम्हारी गिरफ्त में तो आने से रहा। लेकिन न जाने क्यों हमें इस इंसान के माथे की लकीरों में तुम्हारी मौत नज़र आ रही है। तुम्हें हमारी दी गई बद्दुआ से कभी रिहाई नहीं मिलेगी गुलनाज। ये हमारा ईमान और खुदा पर यकीन है, जुल्म का कभी बोलबाला ना हुआ है ना होगा। तुम कभी भी रिहाई पाकर हम परियों पर राज नहीं कर सकती। मेहंदी का फंक्शन अपने अरूज पर था। तभी एक नौकर भागकर रज़ा अफंदी तक आया और तेज़ी से कुछ उनके कानों में बड़बड़ा कर रज़ा अफंदी का इशारा पाते ही बाहर की तरफ चला गया और इसी के साथ रज़ा अफंदी ने भी बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आज इतने दिनों बाद आपका आना हुआ। आपको अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, खुद आने की ज़हमत क्यों करनी पड़ी? आफ्ताब, बात ही कुछ ऐसी थी, जाकर आहत को बुलाओ और पता करो जो तावीज़ हमने उसे बना कर दिया था क्या वो उसके गले में अभी भी मौजूद है या फिर गुम हो गया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप जानते हैं आहत कभी भी इस तावीज़ को खुद से दूर नहीं करता। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं भी उसे बुलवा कर पूछता हूँ। आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। बाबा को ड्राइंग रूम में बिठाकर वो खुद आहत की तलाश में निकल गए। 5 मिनट बाद रज़ा अफंदी आहत के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ये देखें बाबा, मैं आहत को ले आया हूँ, अब आप खुद उससे पूछ लें कि इसका तावीज़ उसके पास है या किसी और के। बाबा ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। बहुत गौर से उसकी आंखों में देखते हुए वो कुछ कदम चलकर उसके करीब आए। बेटा, आपका तावीज़ कहाँ है जो मैंने आपको बचपन में दिया था जब आप बीमार हुए थे? एक बार मुझे वो तावीज़ अपनी आंखों से देखना है। बाबा, वो तावीज़ खो गया। मैं नहीं जानता कैसे खो गया, क्योंकि मैं इसे बहुत हिफाजत से रखता था, लेकिन ना जाने कैसे कमी हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इसकी बातों पर जहाँ बाबा सोच में पड़ गए, वहीं रज़ा अफंदी ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम हमें अब बता रहे हो?
और जानते नहीं हो अगर 25 साल का होने से पहले वो तावीज़ तुम्हारे गले से निकला तो तुम्हारी जान को खतरा है। जब पापा ने वो तावीज़ बनाया था तो इस वक्त तुम्हें साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अब ये तावीज़ तुम खो देते हो तो वो भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकेंगे। लहजे में गुस्सा और फिक्र लिए रज़ा अफंदी ने अहद को अच्छा खासा झाड़ दिया। डैड, मैं बता रहा हूँ, मैं उस तावीज़ की खुद से भी ज़्यादा हिफाजत करता था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कहाँ कैसे वो तावीज़ अपने आप मेरे गले से निकल कर कहीं खो गया। छोड़ दो रज़ा बेटा इसे, इस पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था। उस चुड़ैल ने किसी न किसी बहाने से वो तावीज़ इसके पास से दूर कर ही देना था और मैं ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसी वक्त अंदाज़ा था। अब हमें ये सोचना है इस तावीज़ के बिना हम उसे कैसे रोकें, क्योंकि कोई बुराई ऐसी नहीं होती जिसका खात्मा न किया जा सके। आज से 70 साल पहले मैंने अपनी ताकतों से एक ताकतवर परी की ताकतें छीन कर खुद ताकतवर बनने की कोशिश की। आखिर गलत क्या था इसमें? हर कोई चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, लोग इसके आगे पीछे फिरें, इसका हुक्म चले और सब लोग उसका हुक्म मानने पर मजबूर हों। इस दुनिया में हर मखलूक में जीत कर नशा पाया जाता है, जीत कर सबको खुशी मिलती है, चाहे वो कोई इंसान हो, शैतान हो, जिन हो, चरिंद हो, परिंद हो, सब जीत कर खुश है। मुझ में भी जीत जाने की चाह है, ताकत पाने का जुनून है। तभी तो मैंने उस परी पर धोखे से हमला करके उससे उसकी सारी ताकतें छीनने की कोशिश की। अलबत्ता इस परी की बद्दुआ से मैं एक बदसूरत चुड़ैल के रूप में कैद होकर रह गई, लेकिन अच्छा हुआ जो मैं उस परी का ये खंजर ले आई। इसमें इस परी की सारी ताकतों के साथ साथ मेरी रिहाई का सामान भी है, लेकिन जहाँ ये खंजर मेरी रिहाई का सबब है, वहीं ये खंजर मेरी मौत का हथियार भी है। लेकिन ये बात तो इस परी और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। बस अब मैंने 6 लोगों की बलि दे दी है, अब एक ही बचा है। अगर इस परी के हिसाब से मेरा जादू इस 7वें शिकार पर नहीं चल सकता तो कोई बात नहीं, क्योंकि 6 लोगों को आसानी से मीठा मीठा बोल कर मारने में मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। शिकार को अगर पहले ही पता चल जाए कि इसका शिकार होने वाला है और बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं, तो इसके चेहरे पर जो डर होगा वो डर गुलनाज के लिए बिल्कुल नया होगा। वो इंसान मेरे जादू के ज़ेर असर तो नहीं आया, लेकिन वो मेरे खौफ के ज़ेर असर ज़रूर आएगा। कितना मज़ा आएगा जब वो मुझसे डरेगा, मेरी ताकतों के आगे बेबस होकर घुटने टेक देगा। वाह वाह वाह। आईने के सामने बोलकर अपना प्लान खुद को ही बताते हुए उसने आंखें बंद करके खुद को बेशुमार ताकतों का मालिक तस्वुर करते हुए परियों को अपना हुक्म बजा लाते हुए देखा। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? वो तावीज़ खो गया है और हमें कुछ पता नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अपना बाप मानते हो कि नहीं? जानते भी हो कितनी मन्नतें दुआएं मांगने के बाद खुदा ने हमारी झोली में तुम्हें डाला था। तुम हमारे लिए क्या हो ये शायद तुम खुद नहीं जानते। अगर कोई तुम्हारी ये खुशी की आवाज़ हमसे हमारी नस्लें सांसें भी मांगेगा तो हम कसम खाते हैं तुम्हें वो खुशी देने के लिए। अगर हमें अपनी सांसें भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम एक पल ज़ाया किए बगैर अपनी सांसें तुम पर वार देंगे। लेकिन शायद तुम्हें हम पर भरोसा नहीं, या फिर हमारे प्यार और भरोसे में कुछ कमी रह गई थी जो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। दुख और अफसोस से कहते हुए रज़ा अफंदी का लहजा भी गया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा यहीं कहीं रख कर मैं भूल गया हूँ। सुबह तक मिल जाएगा वो तावीज़ मुझे। बस इसीलिए नहीं बताया आपको, आप खामखा में परेशान होते, वरना आप मेरी दुनिया है। रज़ा अफंदी के सीने से लगकर अहद का लहजा भी नम हो गया। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। सब अपने अपने कमरे में आराम करने जा चुके थे, लेकिन एक वही था जिसे नींद नहीं आ रही थी। कितना हंसता मुस्कुराता घर था उसका। जब उसे रोज़ रोने ख्वाब आते थे तो वो चीखें मार मार कर उठता था और ख़ुद को किसी से बचाने की कोशिश करता था। इसे लगता था कोई काले चोले में औरत है जिसके हाथ में एक सफ़ेद खंजर है। जैसे ही वो आहत को मारने के लिए हाथ हवा में बुलंद करती है, आहत चीख मार कर उठता है और सारी सारी रात बुखार में तपता। और फिर रज़ा अफंदी ने अपने इकलौते बेटे का जहाँ से हो सका हर तरह से दुआ इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन आहत को जो ख्वाब आना बंद नहीं हुए। यहाँ तक कि इन ख्वाबों के ज़ेर असर वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। हर वक्त वो इन्हीं ख्वाबों के ज़ेर असर रहने की वजह से कोई उसे खौले से भी बुलाता तो वो इतनी बुरी तरीके से डरता है कि अगले 4 घंटों तक इसको संभालना मुश्किल हो जाता। और तभी किसी ने रज़ा अफंदी को जंगल में रहने वाले एक बाबा के बारे में बताया। हर बार की तरह इस बार भी रज़ा अफंदी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे और तभी वो आहत को लेकर एक बार फिर बाबा के पास चले गए। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें जो पता चला उसे सुनकर रज़ा अफंदी के पैरों से
ज़मीन खिसक गई। उनके इकलौते बेटे को कोई चुड़ैल अपना शिकार बनाना चाहती है। 25 साल का होने से पहले वो चुड़ैल उनके बेटे की बलि दे देगी और एक परी की दी गई बद्दुआ से रिहाई पा जाएगी। और यह सब उनके बेटे के साथ सिर्फ इस मखसूस निशान की वजह से हो रहा था जो इसकी गर्दन पर मौजूद था। इन ख्वाबों से बचने के लिए बाबा ने आहत को 7 दिन के लिए अपने पास रखा और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जिसकी दीवारें इसमें रब्बानी से आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ और न जाने कौन कौन से कुरान के अजीम हरूफ से भरी हुई थी। 7 दिन बाद बाबा ने आहत को कमरे से निकालते ही उसके गले में वो तावीज़ पहना और उसे किसी भी हालत में खुद से जुदा न करने की सख्ती से ताकीद की। लेकिन न जाने कैसे और क्यों अब उससे वो तावीज़ खो गया था जो 19 सालों में नहीं हुआ, वो अब हो गया। अचानक ही उसके कमरे की रोशनी झटके खाने लगी। हर तरफ की लाइट्स जलने बुझने के साथ एकदम खिड़की अचानक से खुली और एक आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी कमरे में दाखिल हुई। आहत ने उस तेज़ रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखा। कैसे हो मेरे राजा? अपने पीछे से उभरती आवाज़ पर आहत ने गर्दन मोड़ कर देखा। वहाँ एक 23-24 साल लड़की को देखकर उसे हैरानगी हुई। बिलाशुबा वो लड़की बहुत हसीन थी। कोई और होता तो शायद अभी तक उसके सामने घुटने टेक कर उसकी कुर्बत की भीख मांग रहा था, लेकिन वो आहत रज़ा अफंदी था जिसके दिल के तख्त पर खनक बड़ी शान से भरा जमान थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी मौत हूँ और मौत से ये नहीं पूछते कि मौत कब कहाँ कैसे पहुँच गई है, क्योंकि मौत को जब जहाँ जैसे पहुँचना होता है वो पहुँच जाती है। ये लड़की, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मेरा वक्त बर्बाद नहीं करो और निकलो यहाँ से। दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए आहत ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। दरवाजे के हैंडल पर उसकी गिरफ्त इस वक्त कमज़ोर पड़ी जब वो लड़की एक धुएं के मरगोले की तरह एक काले रंग की लिबास में आ चुकी थी। आहत ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी चीखें निकल गई। ये लड़की, दूर रहो मुझसे। दरवाजे से अपनी पुश्त लगाकर आहत ने उंगली के इशारे से उसे अपने पास आने से रोका। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आहत को मतली आने लगी। शायद ही इसने दुनिया में इतनी बदसूरती पहले कभी देखी हो। सुना है कल तुम्हारे इस कमरे में तुम्हारे मन को हर रुखसत होकर आ जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है इसे मोहब्बत भरा रिश्ता बनाने की। ख़तरनाक लहजे में कहते हुए गुलनाज एक बार फिर पहले वाले रूप में आ चुकी थी। क्यों ज़रूरत नहीं है? मेरी बीवी है और मुझे इसका साथ अपना रिश्ता मुकम्मल करने से कोई नहीं रोक सकता। गुस्से से कहते हुए आहत ने उसकी तरफ देखा। ओह अच्छा, मतलब तुम ये चाहते हो जहाँ मैं तुम्हारे 25 साल होने पर सिर्फ तुम्हें मारूंगी, इससे पहले मैं तुम्हारी इस महबूबा बीवी को तुम्हारी आंखों के सामने इस दुनिया से रुखसत कर दूँ। आंखें बड़ी करके उसने आहत को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? खनक को मारने की धमकी पर आहत का दिमाग शार्ट हो गया। आहत, आराम से मेरे राजा, आराम से। बकवास नहीं करती गुलनाज। गुलनाज तो सिर्फ काम करती है। नहीं यकीन आ रहा तो ये देखो, तब शायद तुम्हें यकीन आ जाए। हाथ हवा में बुलंद करके गुलनाज ने एक हवाई चक्कर तैयार किया और आहत को इसमें देखने का इशारा किया। इसकी नज़रों के जाविये की तरफ देखते ही आहत की जान मानो लबों पर आ गई हो। ये खनक के कमरे का मंजर था जहाँ वो दुनिया जहान की फिक्र से बेगाना अपने खूबसूरत चेहरे पर मासूमियत सजाए नींद के मज़े लेने में मगन थी। बेड के आसपास तकरीबन 8 काले चोले में मलबूस वजूद अपने आप को पूरी तरह ढांपे हाथों में बड़े बड़े खंजर लिए खनक की तरफ एक साथ बढ़े और खनक पर वार करने के लिए सबने एक साथ अपने खंजर वाले हाथों को बुलंद किया। इससे पहले कि वो खनक पर वार करते, आहत की जोरदार चीख से वो मंजर हवा में तहलील हो गया। नहीं नहीं नहीं। दीवार का सहारा लेकर इसने खुद को अपने कदमों पर खड़ा रहने के काबिल बनाया, वरना खनक को खुद से दूर जाते देख इसकी जान निकलने जैसी हो गई। हाँ तो बोलो मेरे राजा, सौदा मंजूर है कि नहीं? इस अकेले मरना है या अपनी महबूबा को साथ लेकर मरना है? जल्दी से अपना फैसला बताओ, ताकि जो काम मुझे कल करना है उसे मैं आज ही निपटा दूँ। तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। मुझे मंजूर है तुम्हारा सौदा। शिद्दत सबसे आंखें ज़ोर से बंद करते हुए उसने एक लंबा सांस लिया। मुझे उस लड़के से इतनी गैर जिम्मेदार होने की उम्मीद नहीं थी। सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और ये साहब अपनी शादी के दिन घर से गायब हैं, और हम अब मेहमानों को क्या जवाब देंगे? रज़ा देखें, आप इसके दोस्तों से पता करें। इसके दोस्तों को ज़रूर पता होगा वो कहाँ है। बेगम, आपको क्या लगता है मैं यूं ही बैठा हूँ तब से? इसके एक एक दोस्त से पता करवा चुका हूँ। इसके सब दोस्त यही मौजूद हैं। कोई नहीं जानता आपका लाडला कहाँ गुम है। हज़ारों बार उसे कॉल लगा चुका हूँ। न जाने अपने मोबाइल को कौन से अंधेरे कुएं में फेंक दिया है जहाँ से हमारी कॉल रिसीव नहीं हो रही।
हाल में दाखिल होते ही उसकी सबसे पहली नज़र खनक के घबराए चेहरे पर पड़ी। शायद इसकी नामौजूदगी का इसे भी इल्म हो चुका था, तभी शायद इस नाजुक मौके पर इसका नन्हा सा दिल घबरा उठा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी रुस्वा नहीं होने दूंगा। मुझे तो आना ही था। उसके चेहरे पर नजरें टिकाए, इसके चेहरे को एक फीकी सी मुस्कान ने छुआ। रज़ा अफंदी जो हाथ के इतना देर से आने पर उसकी क्लास लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, अपने बेटे के चेहरे पर वीरानी, कर्ब, दुख, बेबसी देखकर अपनी जगह से हिल भी नहीं सके। कल तक तो इनका बेटा ठीक था। हाँ, तावीज़ खो जाने पर परेशान ज़रूर था, लेकिन एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो उसके हंसते खेलते चेहरे की मुस्कुराहट की जगह इन चीज़ों ने ले ली थी। बेगम, एक काम करें, सिर्फ ज़रूरी रस्में करें और सारे मेहमानों को निपटा दें जल्दी जल्दी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो अहद आया है और शादी बार बार थोड़ी होती है। अगर आज भी अपने शौक़ पूरे नहीं किए तो फिर कब करूँगी? बेगम, मामले की संगीनी को समझने की कोशिश करें और जो मैं कह रहा हूँ वो करें। 1 घंटे में सब निपटा दें, जल्दी जल्दी करें। मैं अभी आया। हेलो बाबा। रज़ा अफंदी ने फ़ोन मिलाकर कान को लगाते हुए बाबा को पुकारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ, कोई मसला हो गया है क्या बाबा? आज पहले तो सुबह से घर नहीं आया, हालांकि आज उसकी शादी है, बारात है। उस दिन के लिए वो कितना उतावला था ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन आज जब वो आया तो उसके चेहरे पर खुशी ढूंढने से नहीं मिल रही थी, बल्कि दुख, परेशानी और ऐसी बेबसी उसके चेहरे पर छाई थी जिसे देखकर मेरा दिल दहल उठा। आप कुछ करें बाबा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को बचा लें, वो हमारी कुल कायनात है। प्लीज़ बाबा कुछ करें। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं आता हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। पता नहीं खुद को क्या समझता है। वैसे तो बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहा था, और आज जब दिन आया तो ये सांप सिरे से ही गायब थे। आजा, एक बार कमरे में सारे नखरे निकाल दूंगी। सुहाग की सेज पर बैठकर हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए उसने दिल में पक्का अहद किया। क्या हुआ? बाबा ने अहद को अपने सामने बिठाकर पूछते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही तबीयत खराब है। अहद ने नजरें चुराते हुए कहा। देखो बेटा, तुम अच्छे से जानते हो, तुम कम अज़ कम मुझे से झूठ नहीं बोल सकते। देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप की खुशियाँ, उम्मीदें, ज़िंदगी जुड़ी है, और अब तुम्हारे माँ बाप के साथ एक और जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर आ गई है, जिसकी हर खुशी और गम सिर्फ तुमसे मंसूब है। तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं, बल्कि इन सबकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हो। जो भी असर तुम्हारी ज़िंदगी पर होगा, उससे कहीं ज़्यादा असर उन सबकी ज़िंदगी पर होगा। तो अब अगर मुझसे कुछ भी छुपाना हो तो ये सब बातें जहन में रख कर छुपाना। अहद ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, जिसकी आंखें झलकने को बेताब थी। एक डर था, खौफ था, अपने जिगर के टुकड़े को खो देने का डर। और एक नज़र अपने बाप की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर बाप की शफकत के साथ दर्द भी था। वो थोड़े सख्त ज़रूर थे, लेकिन सिर्फ गलत बात के लिए, वरना वो अहद के इस दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त थे। और फिर आंखों के पर्दे पर खनक का मासूम चेहरा झिलमिलाया। कोई भी तो नहीं था उसका इस दुनिया में, ना माँ ना बाप। किसके भरोसे वो अपने प्यारों को छोड़कर जा रहा है? क्या गारंटी है उसके जाने के बाद वो इन सबको कुछ नहीं करेगी? और क्या ये सब उसके बगैर खुश रह पाएंगे? या फिर वो डर गया था, जो हमेशा बचपन में जिन भूतों को मारने के लिए खेल खेला करता था। स्कूल के हर फंक्शन में वो इसी तरह किसी ड्रामे में हिस्सा लेता, जिसमें किसी बुराई को ख़त्म करना हो। आज जब असल ज़िंदगी में बुराई उसका सामना है, तो क्या वो डर जाएगा? क्या वो सिर्फ ड्रामा तक ही हीरो था? जबकि उसने सुना था हर इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद हीरो होता है। एक बुराई के धमकाने से वो डर गया, या फिर इसमें हिम्मत नहीं थी उस बुराई से लड़ने की? कुछ देर अपने आप से जूझने के बाद इसे सोचो कि नई दुनिया से बाबा की आवाज़ खींच कर लाई। बताओ बेटा, हमने कुछ पूछा है तुमसे? बाबा की तरफ देखते हुए इसने एक लंबी सांस को अपने अंदर उतारा, फिर उसके साथ होने वाले एक एक वाक़ये को बताता चला गया। अहद की सारी बातें सुनकर बाबा किसी गहरी सोच में डूब गए। आखिर उसने तुम्हें अपना रिश्ता मुकम्मल करने से क्यों रोका? मुझे लगता है बेटा, हमारे हाथ उसकी कोई कमज़ोरी लगने वाली है। मैं कुछ भी करके सारे मामले का पता करने की कोशिश करता हूँ, और इस परी से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से वो इस बद्दुआ की कैद में है। लेकिन तब तक तुम वही करो जो वो कहती है। उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हो। उसे यही लगना चाहिए कि तुम बिल्कुल उसके बस में हो, और उसे इतना ज़्यादा डर गए हो कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम कुछ करना नहीं चाहते। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही अपनी मोहब्बत चाहत पूरे हक से उसके बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी थी। डल गोल्डन रंग के लहंगे में नफासत से संवारे गए खूबसूरत नैन नकुश को संवार कर उसके
मासूम हुस्न को मज़ीद दो आतिशा बना दिया गया था। एक पल के लिए आहत को अपना आप बेबस होकर कमज़ोर होता महसूस हुआ, लेकिन उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। आगे बढ़कर उसके नाजुक सरापे से नज़रें चुराते हुए उसने करख्त लहजे में उसे पुकारा, खनक उठो। बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए उसने एक बार फिर खनक को पुकारा। हड़बड़ा कर उठते हुए उसने नासमझी से आहत की तरफ देखा। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। क्या मतलब है आपका? कहाँ जाऊँ? हमारी शादी हो गई है तो अब यही मेरा कमरा हुआ ना। और आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। सब लोगों के दरमियान मुझे अकेली छोड़कर चले गए। पता भी है लोग कितनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे मुझे देख देख कर, जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दे। मेरा ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया ना आपको? गुस्से से तू बोलते हुए वो आहत पर चढ़ दौड़ी। देखो खनक, मेरे गुस्से को और हवा नहीं दो। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ गलत कर जाऊँ, अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से जाओ। सुबह बात करेंगे। क्यों जाऊँ? मेरा कसूर तो बताएं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कल तक तो सब ठीक था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे इस किस्म का रवैया इख्तियार कर रहे हैं? अभी मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करो और जाओ यहाँ से। इसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकालते हुए आहत ने बेतासुर नज़रों से उसकी तरफ देखा और बिना किसी देरी के दरवाज़ा बंद कर लिया। जानता था कुछ देर और खनक की तरफ देखा तो सब सच उगल देगा। दरवाज़ा खोलें आहत, आप मेरे साथ बिना किसी वजह, बिना किसी कसूर के ऐसा सलूक नहीं कर सकते। दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को अपने हाथों से बचाते हुए उसने गुस्से से कहा। काफ़ी देर की कोशिश के बावजूद जब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, थक कर शिकस्ता कदमों से वो वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ आज तक वो रहती आई है। क्या बच गया था उसके पास आज? पहले माँ बाप को खुदा ले गया और अब जिसे अपना सब कुछ माना वो भी उससे बिना किसी कसूर के खुद ही दूर कर गया। तो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बह गए। आईने के सामने खड़ी होकर इसने अपने सजे संवरे रूप को देखा। कितनी खुश थी वो आज। पार्लर वाली को भी उसने अपना मेकअप करने से मना कर दिया था। उसे लगता था कि वो उससे भी मोहब्बत करता है, इसीलिए आज हमेशा के लिए जब वो उसकी होने जा रही है तो उसके रंगो रूप को कोई और क्यों संवारे, इसलिए वो खुद सजेगी। झुमके उतारते हुए उसने अपने होंठों पर सजी लाल रंग की लिपस्टिक को देखा जो आहत को बेहद पसंद थी। हाथ बढ़ाकर इसने अंगूठे की मदद से अपने होंठों से लाल रंग मिटाया। अचानक हवा के एक तेज झोंके से इस पर नींद का शदीद गलबा आने के साथ ही वो फर्श पर ढह के बेहोश हो गई। एक गोल दायरे में बैठकर विर्द करते हुए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे मासूम परी से बात करने की, लेकिन ये विर्द इन्हें बड़ा मुश्किल पेश आ रहा था। बार बार पूरी ताकतें उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। आखिर रात के 3 बजे उनका विर्द मुकम्मल हुआ और चांदी के प्याले में मासूम परी की शबिया उभरी। और जैसे जैसे मासूम परी गुलनाज की कमज़ोरी उसकी मौत का राज बताने लगी, बाबा की आंखों में एक सुकून की लहर दौड़ गई। रज़ामंदी, मुझे आहत से अकेले में बात करनी है। जल्दी से उसे मेरे पास भेजो। ठीक है बाबा, मैं अभी भेजता हूँ उसे आपके पास। बाबा की बात सुनते ही उसने जल्दी से हामी भरते हुए कहा और आहत के कमरे की तरफ बढ़ गए। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? अदब से सर झुकाकर कहते हुए उसने सलाम करते हुए बाबा से सवाल किया। हाँ बेटा, मैंने आपको बुलाया। इधर इस दायरे में बैठो और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ भी करके अपने और अपने रिश्ते को मुकम्मल करना होगा। मगर पापा, उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने खनक के पास भी जाने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मगर एक बात पूछूं पापा, हमारे रिश्ते के मुकम्मल होने से गुलनाज का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा, बहुत कुछ बिगड़ेगा। तुम्हारे और खनक बेटी के रिश्ते से गुलनाज की ताकत आधी हो जाएगी, क्योंकि आज तक जिन 6 मर्दों का उसने शिकार किया है उनका किसी औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं था। उन्होंने अगर किसी के साथ जिस्मानी रिश्ता जोड़ा तो वो कोई और नहीं बल्कि गुलनाज थी। जब तुम खनक के साथ अपना रिश्ता मुकम्मल कर लोगे तो एक तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी, क्योंकि तुम कोई आम शिकार नहीं हो, तुम आखिरी और सब लोगों से ज़्यादा ख़ास हो। इसीलिए एक तो पहले ही वो तुम्हें पूरी तरह अपने जादू के हिसार में नहीं ले सकी। जब आधी ताकत हो जाएगी तो उसको कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। और दूसरा, जब तुम्हारे दिल के रिश्ते के साथ जिस्मानी रिश्ता भी अपनी बीवी से बन जाएगा तो वो तुम्हारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर अपना कब्जा नहीं जमा पाएगी। और हाँ, मुझे पता चल गया है कि गुलनाज का खात्मा कैसे होगा। सच बाबा? आप सच कह रहे हैं? जल्दी से मुझे बता दें कि उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अभी पहले एक काम ख़त्म करो, फिर मैं बताऊंगा उसे कैसे ख़त्म करना है। अब जाओ और जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। गुलनाज की नज़रें 24 घंटे तुम पर टिकी हुई हैं। पापा के पास से आने के बाद उसने अपने कदम खनक की
तरफ बढ़ाए। आंखों के सामने अपना उस दिन का बर्ताव घूम गया जो उसने बिला वजह खनक के साथ अपनाया था। बेड पर उसके करीब बैठकर वो जो हर वक्त खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करता था एकदम टूट गया। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, तुम्हें डांटा, खुद से दूर किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम सो क्यों रही हो? देखो मेरी तरफ, मेरे पास आओ। देखो तुम्हें खुद से दूर करके उस दिल को ज़रा सा सुकून नहीं है। जब से तुम्हें डांट कर खुद से अलग किया है मुझे एक पल चैन नहीं आया। सुनो, उठो ना, उठो ना, ताकि हम दोनों एक हो जाएं और वो मेरा पीछा छोड़ दे। उसे मुसलसल नींद से बेदार करने की कोशिश करते हुए अब उसका गला रंध किया था। आंखों से आंसू निकला और खनक के चेहरे पर जा गिरा, लेकिन वो थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है ना, उठ, मैं अपना हक खुद ले लेता हूँ। वैसे भी मुझे कौन रोक सकता है, ये मेरा हक है। अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंकते हुए वो खनक पर झुका। उसके चेहरे के एक एक नक्श को पूरी शिद्दत से छूते हुए उसने खनक के लबों को अपनी कैद में लिया और अपनी सांसों को इसकी सांसों में उलझा दिया। काफ़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ तो खनक अभी भी हनोर ऐसे ही पड़ी थी। एक लंबी सांस लेकर उसने अपने हाथ खनक की शर्ट की तरफ बढ़ाए। सारे बटन खोलकर उसकी शर्ट को कंधों से खिसकाते हुए एक झटके में उस शर्ट को खनक के वजूद से अलग किया। उसकी दोनों बाहें उठाकर अपने गले में डालते हुए वो उस पर झुका। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शहरत को छूते हुए उसके कंधे और सीने पर आया। खनक के वजूद पर आहत के होंठों के साथ साथ हाथ भी मुसलसल गर्दिश कर रहे थे और तभी आहत को अपनी पुश्त पर एक तेज चुभन महसूस हुई। ना चाहकर भी वो किसी ताकत के ज़रिए सर खनक से आज़ाद हुआ। साकत आंखों से उल्टे पांव चलते वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर चित लेट गया और छत को घूरने लगा। कमरे में चारों तरफ कहकहाओं की आवाज़ गूंजने लगी। क्या हुआ मेरे राजा, नहीं कर पाए? कुछ कर भी नहीं पाओगे। जब तक मेरे जादू के ज़ेरे असर वो सोती रहेगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों बिला वजह अपने हाथ पाँव मार रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें आना तो मेरे पास ही है। काफ़ी देर कमरे में गुलनाज की हंसी की आवाज़ गूंजने के बाद एक खामोशी छा गई और इसके साथ आहत की आंखें बंद हो गईं और वो अपने होशो हवास से बेगाना होकर गहरी नींद की आगोश में चला गया। सुबह की अजान की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी उसकी नींद एक झटके से खुल गई। कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। जब से आहत ने उसे कमरे से निकाला था वो दोबारा आहत के सामने नहीं गई थी। आँख खुलते ही उसे हल्की सर्दी का एहसास हुआ। कंबल उठाने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाए अपना ऊपरी जिस्म बढ़ाना देखकर बिजली की तेज़ी से उसने खुद को कंबल में छुपाया। ये सब क्या हो गया? आंखों में आई नमी से इधर उधर देखते हुए उसने कुछ टटोलने की कोशिश की और तभी नज़र फर्श पर पड़ी अपनी शर्ट के साथ आहत की शर्ट पर पड़ी। लाखों वसवसों की जगह दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। उसके करीब आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका महरम था। खुद पर कंबल लपेटते हुए उसने उठकर दोनों शर्ट्स को उठाया। अपनी शर्ट को एक तरफ रखकर आहत की शर्ट को अपने हाथों में लेते हुए सीने से लगाया। क्या हो गया है आहत? जब आप मेरे करीब आना चाहते हैं तो क्यों खुद से दूर करते हैं? क्यों खुद को और मुझे सज़ा दे रहे हैं? अगर कोई वजह है तो मुझे बता दें, मगर ऐसे दूर रखकर नाराज़ होकर तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे अंदाज़ा है कुछ तो बात है जो सारा घर मुझे से छुपा रहा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं सब पता लगा कर रहूँगी। बाबा, जो आपने कहा था वो नहीं हो पाया, लेकिन खनक हर रात उस गुलनाज के जादू के ज़ेर असर सोती है और मेरे कमरे पर भी उसका कब्जा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते बाबा। अब बस 2 दिन ही तो बचे हैं और इन 2 दिनों में आखिर ऐसा कौन सा करिश्मा हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि मैं खनक की ज़िंदगी बर्बाद करूँ। अगर हम उसे मारने में कामयाब ना हो पाए तो खनक की ज़िंदगी जो पहले ही मुश्किलों में घिर गई है वो मुश्किल तरीन हो जाएगी और मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं खाएगी। मेरी बीवी को मेरे बाद मेरी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़े। अपनी बात कहकर वो बिना बाबा की बात सुने वहाँ से चला गया। ये देखे बगैर के दरवाजे की ओर में खड़ी खनक उनकी सारी बातें सुन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कमरे में दाखिल होकर उसने बाबा को सलाम किया। बाबा ने मैंने आपकी और आहत की बातें सुन ली हैं। मेरा शौहर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि आपके पास मेरे सारे सवालों के जवाब हैं। मैं आपकी बेटी की जगह हूँ। मुझे अपनी बेटी समझकर सब सच सच बता दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आंखों में आंसू और इल्तिजा लेकर उसने बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए। नहीं बेटा, तुम हाथ नहीं जोड़ो, मैं बताता हूँ सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी सच्चाई जानकर खनक को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। ये सोच ही जानलेवा थी कि अगले 2 दिनों में उसका शौहर मरने वाला है।
मैं सब करूँगी जो आप कहोगे। मैं अपने शौहर को बचाने के लिए सब करूँगी। प्लीज़ बता दें। बाबा को मुसलसल खामोश देखकर उसने चिल्लाते हुए पूछा। बाबा ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए सब बता दिया, जो आहत को बताया था। बेटा, आहत रात आया था, लेकिन तुम उस गुलनाज के ज़ेर असर सो रही थी। बाबा, क्या आपके पास कोई हल नहीं इन सब से निकलने का? है बेटा, अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं कल ही इसका हल अहद को दे देता, लेकिन अब अहद भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बाबा, आप मुझे बताएं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। बाबा ने कपड़े का थैला उठाकर उसमें से कुछ निकाला। उस धागे पर मैंने बहुत वक्त पढ़ाई की है। इस धागे को अपनी कलाई पर बांधना। और जहाँ तक बात है आहत के कमरे पर गुलनाज का कब्जा है, तो मुझे पता उसने ज़रूर आहत के कमरे के इर्द गिर्द हिसार खींचा होगा, लेकिन तुम उसकी फिक्र नहीं करो। मैं उसके हिसार के ऊपर एक दूसरा हिसार खींच दूंगा, जिससे उसे कोई शक नहीं होगा और आहत के कमरे में उसके अलावा भी कोई है, ये उसे नहीं पता चलेगा। आईने के सामने खड़ी होकर उसने एक आखिरी तनकीदी नज़र अपनी तैयारी पर डालते हुए बाबा का दिया हुआ धागा अपने सीधी हाथ की कलाई पर बांधा और आहत के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा खोलते ही सामने आहत को खड़े देखकर खनक के लब अपने आप मुस्कुराए। उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके कदम लड़खड़ाए। इसकी पुश्त से सर टिकाकर अपने हाथों को उसके सीने पर रखा। उसे ठंडा हुआ आपका? प्यार से पूछते हुए उसने आहत के कंधे पर अपने होंठ रखे। अचानक खनक को अपने इतने करीब देखकर आहत का दिल एक बार की धड़का। कौन सा गुस्सा? मैंने जब बोल दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकती तो जाओ। नहीं जाऊँगी। जितना इस कमरे पर आपका हक है, उतना ही मेरा भी हक है। और सिर्फ इस कमरे पर नहीं, मेरा आप पर भी हक है। और मैं अपने हक से किसी तरह दस्तबरदार नहीं होने वाली। मुझे मेरे दोनों हक चाहिए। चली जाओ खनक यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, करख्त लहजे में कहते हुए उसने अपना रुख खिड़की तरफ कर लिया। लहू टपकाती आंखें और जब से भीजी मुठियाँ ना चाह कर भी उसकी बेबसी का पता दे रही थी। वो जो उससे दूर रहने की नामुमकिन कोशिशों में लगा था। डीप रेड कलर के हल्की फुल्की काम वाली साड़ी में नेचुरल सा मेकअप किए, आंखों में काजल की धार, लंबे सुनहरी बालों को हल्का हल्का रोल करके कुछ आगे और कुछ पुष्ट की तरफ बिखेरे, और सामने साड़ी का जालीदार पल्लू जिससे इसकी नाजुक सी दूरियां रंग कमर उसका ज़ब्त आजमा रही थी। हर हथियार से लैस आज वो उसका ज़ब्त आजमा रही थी। वो जो खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे डालकर बैठा था और इसकी पसंद के मुताबिक तैयार होकर इसका सब्र छलकाने और अपना हक मांगने आई थी। क्यों? चली जाऊँ मैं यहाँ से, ये मेरा भी कमरा है। बीवी हूँ मैं आपकी, मोहब्बत करती हूँ आपसे, और कुछ दिन पहले तक आप भी मुझसे मोहब्बत करते थे। मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते थे। फिर इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? इसके गिरेबान को अपनी मुट्ठियों में जकड़े रवानी से बहते आंसुओं के साथ आज वो अपने हर सवाल का जवाब लेने के लिए बाजिद थी। आप क्या समझते हैं मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। आप ये सब उस गुलनाज की वजह से कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके दोनों हाथों को बेदरी से झटकते हुए उसने एक बार फिर अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। मुझे पता है ये सब आप उसी की वजह से कर रहे हैं। वही जिम्मेदार है हमारे बीच इन दूरियों की। क्या लगता है आपको अगर आप चले जाएंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खनक ने जुम्मा 4 दिन के लिए मोहब्बत नहीं की। अगर आप चले गए तो खनक सारी ज़िंदगी आपके नाम पर गुजार देगी। पागल नहीं बनो खनक, तुम्हारे आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, किसी भी इंसान की पहली ख्वाहिश हो सकती हो। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता कल को मेरी वजह से तुम पर बेवा का टेक लग जाएगा। मेरी वजह से पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। अपने और मेरे दरमियान ये रिश्ता कायम कर, इसे और बर्बाद नहीं करो। कर्ब से कहते हुए उसने आंखें मीच ली। बेहतर है तुम अब अपने बारे में सोचो। मैंने वैसे भी अपनी राहें जुदा कर ली हैं और अब मुझे तुमसे मोहब्बत भी नहीं है। ये सब उसने कैसे बोला था ये बस वही जानता था। तो देखिए मेरी आंखों में और खाएं कसम मेरे सर की। उसका हाथ अपने सर पर रखकर आज वो आर या पार करने पर तुली थी। बोले, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जिद नहीं करो खनक और जाओ अपने कमरे में। कुछ दिन पहले तक आप चाहते थे मैं भी कभी अपनी मोहब्बत का कोई अमली सबूत दूँ आपको, तो ठीक है आज मैं अमला निज़ात मोहब्बत करती हूँ। ये कहते ही उसने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए उसके पैरों पर अपने पैर रखकर अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने किया। कुछ पल उसकी आंखों में देखने के बाद आहिस्ते से अपनी आंखें मूंद कर अपने लब उसके लबों से मिला दिए। आहत रज़ा जो हैरानगी से उसकी एक एक अमल को देख रहा था, आज उसके हर अंदाज से खुद सुपुर्दगी छलक रही थी।
उसके इस तरह खुद से अपने करीब आने पर वो बेखुद होते हुए अपनी सारी मजबूरियां परेशानियां पस्त से पुश्त डालकर इस लम्हे में खो गया। उसे अपना एक हाथ उसके हल्के कर्ली बालों में डाला और दूसरा हाथ उसकी नाजुक सी कमर में डालकर अपनी गिरफ्त मजबूत की। इसका लम्स पाते ही वो मदहोश होकर सब भुला बैठा। याद रहा तो बस इतना कि उसकी बीवी है, इसके साथ अहद रसा का जायज़ रिश्ता है, इसकी मोहब्बत है जिससे वो 2 हफ्तों से इस बला की वजह से भाग रहा है। पूरी शिद्दत से वो उस पर झुका, अपनी शिद्दतें लुटाते हुए अपने तने इतने दिनों की तड़प मिटाने लगा। वो न जाने कितनी देर इस पर अपनी शिद्दतें लुटाता, लेकिन अपने कॉलर को झटके लगने और खनक के बेजान होते वजूद से वो ये समझ गया कि वो सांस नहीं ले पा रही। होले से उसे खुद से अलग करके एक पल उसने खनक के सुर्ख चेहरे की तरफ देखा, जो लंबे लंबे सांस लेकर अपना तनफ्फुस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। दूसरे ही पल उसके नाजुक से वजूद को नरमी से अपनी बाहों में भरकर आहिस्तगी से उसे बेड पर लिटाया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे एक तरफ डालते हुए वो उस पर झुका, उसके कंधे से पिन हटाकर साड़ी के पल्लू को उसके वजूद से अलग कर अपने सर उसके बालों में छुपाया और अपने लबों से उसकी शहरक को छूते हुए एक हाथ इसकी कमर में डालकर उसे थोड़ा ऊपर उठाया। दूसरे हाथ से उसके ब्लाउज की एक एक कर सारी डोरियां खोलता चला गया। कनक ने जब अहद को पूरी तरह अपने वजूद पर काबिज देखा तो सुकून से आंखें मूंद लीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अहद, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान पर क्यों न खेलना पड़े। उसकी शिद्दतों को सहते हुए उसने दिल में सोचा, आज पापा ने जो कहा था वो मैंने कर लिया है। आज मेरा और अहद का रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन क्या वो गुलनाज अपने 70 साल की मेहनत को यूं ज़ाया होने देगी, जबकि बाबा ने कहा था वो हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है और अपनी रिहाई के लिए वो कुछ भी कर सकती है। 6 लोगों की बलि देकर अब आखिर में वो चुपचाप तो नहीं बैठेगी। सुबह के 5 बजे आँख खुलने पर खनक ने कुछ देर छत को घूरने के बाद गर्दन मोड़कर हाथ की तरफ देखा, जिसकी सांसें अभी तक इसकी गर्दन को छू रही थी। उसकी गर्दन पर हाथ रखकर हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए आहत के कान में सरगोशी की ऊंचाई। उसके जगाने पर आहत ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए करीब किया। एक बार फिर अपनी लब उसकी गर्दन पर रखी। क्यों? क्या तुमने ऐसा जानती थी ना? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रोक पाऊंगा खुद को तुम्हारे करीब आने से, लेकिन फिर भी मेरे पास आई। अब मैं शायद सुकून से मर भी नहीं सकूंगा। बस बहुत हो गया, मरेंगे अब आपके दुश्मन। आपको आज जंगल में जाना है, आज आपका बर्थडे है, आज आप 25 साल के हो गए हैं, आज ही गुलनाज आपकी बलि देगी। आपको जाना चाहिए, आप फिक्र ना करें, मैं और बाबा सब संभाल लेंगे। और हाँ, ये धागा अपने हाथ पर बांध लें, इससे आप पर उसका कोई जादू नहीं चलेगा और आप इसकी हर हरकत पर नज़र रख सकेंगे। और ये ब्लूटूथ अपने पास रखें, उस 70 साल पुराने चुड़ैल को क्या पता ये ब्लूटूथ होती क्या है। हंसते हुए उसने हाथ की टेंशन को कम करने की कोशिश की। सुनो, अगर वैसा ना हुआ जैसा हमने सोचा है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम हार जाएंगे, हम बुराई को ख़त्म करने जा रहे हैं। और वैसे भी अब इसको भी स्कूल के प्ले की तरह ले, वहाँ भी जैसे हमेशा जीत आपका मुकद्दर होती थी, इंशाल्लाह आज भी जीत आप ही का मुकद्दर होगी। फिर चलते हैं आज ये किस्सा तमाम करने, ठीक है? चलो। बेड से टांगे नीचे लटकाए उसने अपनी शर्ट उठाई। गुलनाज दरवाज़ा खोलो। आहद उसी महल के सामने खड़ा होकर चीखा, जहाँ शायद वो बहुत पहले भी आ चुका था। आ जाओ अंदर। एक भयानक आवाज़ उस वीराने की खामोशी को चीरते हुए उसके कानों से टकराई। धड़कते दिल से उसने ब्लूटूथ को एक बार फिर उंगली से ठीक किया और कदम इस वीराने खंडर के अंदर रखे। उसके अंदर कदम रखते ही हर तरफ हंसी की आवाज़ें गूंज उठी। मैं जीत गई। एक कमरे से गुलनाज के हंसने की आवाज़ आई। आहद ने अपने उसी कमरे की तरफ बढ़ा दिए अपने कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ा दिए जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। जैसे ही आहद ने उस कमरे में कदम रखा, उसकी सांसें कहीं सीने में ही अटक गई। वहाँ 6 लोगों के मुर्दा वजूद अलग अलग जगह पर लटकाए गए थे। शायद ये वही 6 लोग थे जिनकी मुझसे पहले इसने बलि चढ़ाई है अपने असली रूप में। गुलनाज ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ मेरे राजा, कहीं तुम इनसे डर तो नहीं रहे? नहीं तो। इसने खुद के डर पर काबू पाया। डरना भी मत, अब यही तुम्हारी दुनिया है। अब दोपहर के 12 बजते ही तुम भी इन्हीं में शामिल हो जाओगे। लेटो इस तख्त पर। आहद को हुक्म देते हुए खुद खून के 6 प्यालों के पास आकर बैठ गई। उसके हुक्म की तामील करते हुए आहद इस तख्त पर लेट गया। एक हल्की सी आंख खोलकर गुलनाज की एक हरकत पर नजर रखने लगा। आहद, तुम ठीक तो हो ना? ब्लूटूथ में से खनक की आवाज़ उभरी। हल्का सा खाना गला खंगार कर आहद ने इसे अपने ठीक होने का सिग्नल दिया। 7 प्यालों पर न जाने क्या पढ़ कर फूंकते हुए 12 बजने से 1 मिनट पहले वो उस तक आई। जिगर है वैसे तेरा जो तू मरने के लिए खुद मौत के मुंह में आ गया। हंसते हुए इसने आंखें बंद करके उसकी गर्दन के निशान पर उंगली और अंगूठे को रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया। और 12 बजने से कुछ सेकंड
हाथ हवा में बुलंद करते हुए दोबारा चांदी का खंजर बरामद किया। आहत, जल्दी करो। खनक ने आहत को आवाज़ दी। बिजली की तेजी से आहत ने गुलनाज के हाथ से खंजर अपने हाथ में लिया और एक जोरदार लात उसके सीने पर दे मारी और तेजी से नीचे उतरकर उन 6 खून के प्यालों में एक एक करके खंजर डुबोना शुरू किया। रुक जाओ। अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उसने आहत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त बाबा ने उसके सामने आते ही इस पर कुछ पढ़कर भौंका। गुलनाज के हाथ पांव बिल्कुल हरकत करना बंद कर गए। तुम मेरी ताकतों को नहीं जानते। कुछ पढ़कर खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करते हुए वो गुर्राई, लेकिन खुद के हर जादू को बेअसर होते देख उसने हैरत से हर तरफ देखा, जहाँ सबके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बाबा ने दिल पर मुट्ठी बनाकर रखते हुए कुछ पढ़ा। एक सुनहरी रोशनी चमकने के साथ ही मासूम परी का मुस्कुराता चेहरा नमदार हुआ। आहत ने उस खंजर को 6 खून की प्यालों में डुबोकर मासूम परी के सामने किया। मासूम परी ने मुस्कुराते हुए शहादत की उंगली उस खंजर की तरफ की और उंगली से एक सुनहरी रोशनी निकलकर उस खंजर में आसमाई और फिर बिना एक पल की देरी किए आहत ने वो खंजर गुलनाज की शाहरग पर घुमा दिया और एक दिल दहलाने वाली चीख के साथ गुलनाज का वजूद धुआं बनकर हवा में बिखर गया। जल्दी चलो बेटा, हो सकता है ये महल ढह जाए। बाबा ने सबको वहाँ से जाने का कहा। नहीं, जब तक हम यहाँ हैं आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मासूम परी ने मुस्कुराते हुए आहत और खनक की तरफ देखा। हमारी तरफ से आप सबको दिल से शुक्रिया। और हाँ खनक, तुम हम परियों के लिए बहुत खास हो और हमें एक बार फिर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। हम अपनी एक ईमानत तुम्हारे पास रखवा कर जाएंगे और फिर इसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। कौन सी अमानत मासूम परी? खनक ने तजस्सुस से पूछा। ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले आप लोग यहाँ से जाओ और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। तो ये मुकम्मल नावल है, पढ़कर अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।